बच्चों आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब देखो इसका एग्जाम्पल आपको हर एक वेव में मिल जाएगा, चाहे वो स्ट्रिंग वेव की बात करें या साउंड वेव की बात करें या लाइट वेव की बात करें। जैसे कि लाइट के केस में तो आपको रिफ्लेक्शन बहुत आराम से दिखता है कि आप मिरर के ऊपर किसी लाइट को गिराते हो तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, मतलब वापस उसी मीडियम में आ जाती है। साउंड के केस में भी जब आप बोलते हो तो आपकी आवाज़ दीवार से टकरा के फिर आपके तरफ आ जाती है, इसको हम लोग इको बोलते हैं, है ना, इको बोलते हैं, जिसमें आवाज़ आपकी तरफ लौट के आ जाती है। तो इसी तरीके से स्ट्रिंग के केस में भी आपका रिफ्लेक्शन होता है। आप चाहो तो इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। कैसे? तो आप एक काम करो कि आप अगर किसी वॉल से, जैसे मान लो ये दीवार है, ठीक है, अब इस दीवार से आपने इस रोप को बांध दिया है, फिक्स कर दिया है, और आप इधर से यहां से एक पल्स जनरेट करो या वेव भेजो इधर से, तो आप देखोगे कि ये वेव आपका आगे जा रहा होगा और आगे जाके फिर टकरा के आपके पास लौट के आएगा। आप चाहो तो ये काम कर सकते हो, कहीं पे भी रस्सी बांध के, और जैसे ही इस रस्सी को ऐसे वेव जनरेट करोगे तुम देखोगे कि गया और टकरा के फिर वापस आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग वेव के केस में भी आप रिफ्लेक्शन देख सकते हो। तो आज हम लोग इसको थोड़ा देखेंगे कि स्ट्रिंग वेव में रिफ्लेक्शन कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो इसमें कई सारा कंडीशन हम बना के आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। आप पहले हेडिंग दे दो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ये आप हेडिंग दे दो। उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन मैं लिख दे रहा हूँ, ये है कंडीशन 1। कंडीशन 1 इसमें क्या हो रहा है कि एक पल्स को आपने भेजा और एक दीवार से रस्सी बंधी हुई है, ये फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड है ना, ये आपका दीवार है, उससे ये रस्सी बंधी हुई है। मतलब ये पल्स जो है इस पॉइंट के आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि यह दीवार है, दीवार से वो रस्सी बंधी हुई है। क्लियर है? तो ये आपका यहां से वेव ट्रांसमिट करता हुआ आगे जा रहा है। तो कंडीशन का नाम हो गया व्हेन वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फिक्स्ड एंड, है ना। फिक्स्ड एंड से जब वो रिफ्लेक्ट होगी तब की बात की जा रही है। इसको आप हेडिंग दे दो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या। अब जैसे ये पल्स आगे जा रहा है तो पल्स यानी वेव का एक साइकिल है बस। अगर लगातार ऐसे कई सारे पल्स जनरेट कर देंगे तो वो वेव के फॉर्म में जाने लगेगा। मान लो एक बस हमने, वो भी हाफ वेव, पूरा वेव अगर साइन वेव की बात करेंगे तो ये आपका जैसे कि पॉजिटिव एक्सट्रीम है तो नेगेटिव एक्सट्रीम भी होना चाहिए, लेकिन हमने एक आधा वेव भेजा, आधा वेव यानी एक वेव का हाफ साइकिल, एक पल्स भेजा। अब ये पल्स आगे जा रहा है, तो पल्स आगे कैसे बढ़ता है आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि पल्स जब आगे बढ़ता है तो अपने से आगे वाले पॉइंट को, जैसे देखो इस पॉइंट को ये क्या करेगा, ऊपर उठाना चाहेगा, है ना, तब ना ये इसकी स्थिति पे आ जाएगा। कहने का मतलब है कुछ देर के बाद क्या होगा, ये पल्स ट्रेवल करते हुए बीच में आ गया। मैं कई सारा डायग्राम बना देता हूं। अब मान लो ये पल्स यहां आ चुका है, इसी डायग्राम को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पल्स और आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये सारा पॉइंट इस स्टेज में आना चाहेगा। अब देखो जब ये यहां पहुंच जाएगा लास्ट में, तो सीधी सी बात है एकदम अब यहां पहुंचने वाला है। तो आप खुद सोचो कि ये जो पॉइंट है जो कि फिक्स्ड है, तो ये जब पल्स आगे बढ़ेगा तो वो चाहेगा कि दीवार के उस पॉइंट को ऊपर की ओर पुल करना, लेकिन तुम जानते हो कि ये पुल तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये आपका फिक्स्ड है, क्योंकि दीवार से बंधा हुआ ये पॉइंट। उल्टा न्यूटन थर्ड लॉ से अगर ये इसको ऊपर खींचना चाहेगा तो वो इसको किधर खींच देगा, नीचे की तरफ, न्यूटन थर्ड लॉ से। तो बच्चों क्या होगा कि ये खुद तो ऊपर नहीं जाएगा,
लेकिन इस पल्स के टकराने के बाद एक नया पल्स जनरेट करेगा और न्यूटन थर्ड लॉ से ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। आ रही है बात समझ में? अपोजिट डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि ये इसको ऊपर खींचेगा तो वो जवाब में फोर्स किधर लगा देगा? नीचे की तरफ। तो ये जो वेव है इस रस्सी के ऊपर, इस स्ट्रिंग के ऊपर, यहाँ पे आप देखो ये इस तरीके से आपका जो वेव इंसिडेंट वेव था, इसको इंसिडेंट वेव बोलेंगे। टकराने से पहले वाली वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट वेव। ये हमारा इंसिडेंट पल्स हुआ या इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट पल्स। और बच्चों ये जो आ रहा है वापस, ये आ रहा है रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड पल्स, रिफ्लेक्टेड पल्स या रिफ्लेक्टेड वेव। तो यही काम यहां पे होता रहेगा। आप पल्स भेजते रहोगे या वेव भेजते रहोगे, वो टकराने के बाद पूरी तरीके से इन्वर्ट हो जाएगा। तो इस केस में आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन जो वेव है वो इन्वर्ट हो जा रहा है ना? आफ्टर रिफ्लेक्शन हम यहां कंक्लूजन लिख सकते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन वेव विल बी इन्वर्टेड। अब देखो और क्या क्या होगा। तुमसे अगर कोई पूछे कि अगर जो वेव हमने सेंड किया था उसका एम्पलीट्यूड अगर ए है तो वापस आने वाला जो वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड ए होगा या कुछ और होगा? तो जवाब होगा उसका एम्पलीट्यूड भी ए होगा। मतलब कि यहाँ पे आगे कोई वेव ट्रांसमिट हुई ही नहीं और हम मान के चल रहे हैं कि कोई और प्रकार का कोई लॉस नहीं हुआ है, कोई और डेसिपेशन नहीं हुआ है। तो जिस एम्पलीट्यूड के साथ टकराएगा बच्चों, उसी एम्पलीट्यूड के साथ वापस आएगा। ठीक है ना? मतलब वेव की एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा। एम्पलीट्यूड का तो मतलब एनर्जी या इंटेंसिटी से ही है। बस तुम देख रहे हो कि फेज में अंतर आ गया, फेज अंतर आ गया। पहले पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, अब वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे आया। मतलब रिफ्लेक्टेड वेव के फेज में चेंज आया 180 डिग्री का, यानी पाई का चेंज आया। क्लियर? इसके अलावे वेव के, रिफ्लेक्टेड वेव के एम्पलीट्यूड में भी कोई असर नहीं आया। और साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मान लो यहाँ तो खैर हमने एक ही वेव भेजा है, अगर हम लोग एक साथ 1 सेकेंड में 10 पल्स प्रोड्यूस करते हैं, 10 वेव्स भेजे, 1 सेकेंड में 10 वेव भेजे, तो ऑटोमेटिकली जब ये टकराएगा तो लौटेगा भी, क्योंकि कोई जितना वेव भेजोगे उतना ही लौटेगा। तो ये भी याद रखना कि रिफ्लेक्शन के बाद वेव के फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं आता है। वेव की वेलोसिटी में तो बच्चों वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा, क्योंकि वापस लौट के सेम मीडियम में आना है। और हमने आपको पहले ही बताया है कि वेव की वेलोसिटी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। तो जिस स्ट्रिंग से जा रहा है उसी स्ट्रिंग पे वापस आ रहा है, तो वेव की वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं एक टेबल बना के उसको भी लिख देता हूं, पहले आप इसको राइट डाउन करो। अब बच्चों एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मान लो कि कोई वेव है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। मान लो ये एक वेव का इक्वेशन है और ये y I है, मतलब इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव है ना? तो ऑटोमेटिकली बच्चों यहाँ पे जो वाई आर होगा दैट इज इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। ये पूछा जा सकता है आपसे, रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन बताओ। तो रिफ्लेक्टेड वेव का जो इक्वेशन होगा, तो मैंने अभी आपको कहा कि एम्पलीट्यूड को आपको वही रखना है, तो ए रखो, साइन, अब देखो ओमेगा टी रखेंगे, ओमेगा वही रखेंगे क्योंकि ओमेगा फ्रीक्वेंसी वही रहनी है। अब माइनस के एक्स की जगह प्लस के एक्स कर दोगे, क्योंकि वेव जो है पहले मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा था, तो अब वेव नेगेटिव एक्स में आ रहा है, तो माइनस के एक्स की जगह प्लस के एक्स। और एक काम और करना होगा, यहाँ पे पाई ऐड करना होगा। तो चूंकि इसका फेज कांस्टेंट 0 है लेकिन आने वाला वेव इन्वर्टेड है, इसलिए यहाँ पे आप पाई ऐड कर दोगे। तो इस तरीके से एग्जाम में इंसिडेंट वेव का इक्वेशन देके आपसे रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन पूछा जा सकता है।
ये दो चीज़ ध्यान देना, वेव की वेलोसिटी वगैरह सेम होगी। तो अब हम लोग एक टेबल बना देते हैं, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर दूं और यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ। इस तरफ हम लोग लिख देते हैं इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव, और इस तरफ लिख देते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर वन में आ गया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, तो इसके केस में भी ए लिख दो, इसके केस में भी ए। नंबर 2 में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, इसके केस में अगर तुम एफ ले रहे हो या ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो इसके केस में भी वो वही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 में इसके केस में अगर वेव स्पीड, वेव स्पीड, वेव के प्रोपेगेशन का स्पीड अगर v ले रहे हो तो इधर भी आप क्या लोगे, v। तो ये सारी चीज़ें सेम रहेगी, बस दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस जो होगा वो पाई का होगा। लेकिन ये सारी बातें कब तक लागू होगी, जब तक कि आपका जो रिफ्लेक्शन होगा वो किसी फिक्स्ड एंड से होगा। तो आप इसे लिख लीजिए। अब बच्चों बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की। कंडीशन नंबर 2 में देखो लिखा हुआ है इफ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फ्री एंड। देखो ये केस जो है हाइपोथेटिकल है, रियलिटी में ऐसा बिल्कुल आप लैब में कर नहीं पाओगे। कहोगे क्यों? तो देखो यहां पे क्या क्या एजम्पशन है। ये आपका स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग का लास्ट जो पॉइंट है उसको हमने एक मेटल के रिंग के साथ बांध दिया है, और ये मेटल का जो रिंग है ये मासलेस है। तो यही बात हो गई हाइपोथेटिकल, मासलेस रिंग आपको मिलेगा नहीं। ठीक है ना, मतलब नेग्लिजिबल मास का ये रिंग है जिससे ये स्ट्रिंग को ऐसे बांध के हमने रखा हुआ है। अच्छा, और ये जो आपका ये वर्टिकल रॉड देख रहे हो, ये ब्लैक कलर से जो देख रहे हो, ये आपका फ्रिक्शनलेस है। तो फ्रिक्शनलेस, अब परफेक्ट फ्रिक्शनलेस होना भी मुश्किल है। तो अब देखो इसको हमने फ्री एंड क्यों बोला है। जब ये वेव यहां से जा रहा होगा तो ठीक है, पल्स आगे प्रोपेगेट करेगा। जब ये यहां पहुंचेगा लास्ट पॉइंट पे, तो बच्चों लास्ट पॉइंट पे जब वेव आगे मूव करती है तो अपने से ऊपर आगे वाले पॉइंट को ऊपर की ओर डिस्टर्बेंस देगी, क्योंकि ये पल्स का जो एम्पलीट्यूड है, इस पल्स का एम्पलीट्यूड वर्टिकली अप डायरेक्शन में है ना, वर्टिकली अप डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली इस रिंग को चाहेगा कि ऊपर की ओर उछालें, है ना, अपने से आगे की ओर। पिछले बार क्या था, जो लास्ट कंडीशन था उसमें फिक्स्ड एंड था, तो वो उसको ऊपर ले जाना चाहेगा, लेकिन वो दीवार फिक्स्ड है, वो ऊपर नहीं जा पाएगी। तो उस केस में आपका न्यूटन थर्ड लॉ से एक इन्वर्टेड वेव जनरेट हो रहा था। यहां पे क्या होगा कि ये जाएगा और ये जिस रिंग के ऊपर फोर्स लगाएगा, उस रिंग का तो कोई मास है ही नहीं, कोई इनर्शिया है ही नहीं। तो जब उसको फोर्स लगाएगा तो जितना ऊपर कहेगा उतना ऊपर वो चला जाएगा। तो मतलब कि इस बार क्या होगा बच्चों कि ये जब वेव यहां लास्ट तक पहुंचेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब रिंग जो है आपकी इस ऊंचाई तक पहुंच जाएगी, क्योंकि रिंग फ्रीली मूवेबल है। अब क्या होगा, ये वापस, ये जो स्ट्रिंग है, ये रिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग अपने मास की वजह से नीचे आएगा। तो जब नीचे आएगा तो एक फिर वेव जनरेट होगा और वापस एक वेव आ जाएगी, और वो वेव जो आएगी बच्चों वो इस तरीके से आएगी। वो इस तरीके से आ जाएगी। अब खुद सोचो कि यहां पे क्या हुआ, ये वेव गया और रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है। रिफ्लेक्ट होके वापस जरूर आ रहा है, लेकिन इस बार ये शेप जो इसका है वो इन्वर्टेड नहीं है। अपराइट वेव टकरा के अपराइट पोजीशन में ही आ रहा है, मतलब इसके फेज में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, और क्या क्या हम लोग बोलेंगे, एक तो फेज में कोई चेंज नहीं हुआ, इन्वर्टेड नहीं हुआ। दूसरी बात,
फ्रीक्वेंसी वगैरह तो जो इंसिडेंट वेव की होगी वही रिफ्लेक्टेड वेव की होगी। जितना सारा वेव आगे भेजोगे, याद रखना रिफ्लेक्शन के बाद फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आती है। जितने सारे वेव जाके टकराएंगे, जितना नंबर ऑफ वेव टकराएगा उतना ही वापस लौटेगा, तो वो तो बात सही है। एम्पलीट्यूड भी पूरा का पूरा वही रहेगा, क्योंकि ये मासलेस रिंग है, ये कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं करेगा, तो जो एनर्जी टकराएगी उतनी एनर्जी वापस भी आएगी। ठीक है, सेम मीडियम में वापस आना है तो वेव की स्पीड भी क्या होगी, सेम होगी, बस फेज का इन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं इन दिस केस द रिफ्लेक्टेड वेव will not be inverted। ठीक है, वो इन्वर्ट नहीं होगा। तो इसको राइट डाउन कर लो आप अच्छे से। अब बच्चों, अगर मान लो हमें इंसिडेंट वेव का इक्वेशन दिया हुआ है yi इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड का अगर अपने को इक्वेशन कोई पूछेगा तो हम लोग सीधा लिख देंगे a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस होगा, क्योंकि फेज कांस्टेंट तो सेम ही रहना, उसका फेज कांस्टेंट 0 तो इसका भी 0, क्योंकि दोनों के में फेज डिफरेंस नहीं है। बस फर्क यही है कि वो नेगेटिव एक्स में जा रहा था, सॉरी वो इंसिडेंट आपका पॉजिटिव एक्स में अगर जा रहा है तो ये नेगेटिव एक्स में आ रहा है। एम्पलीट्यूड देखो सेम है, फ्रीक्वेंसी वगैरह भी सेम रख दिया हमने। तो इस केस में अगर हमें टेबल बना के कोई पूछे तो इधर हम लोग लिख देंगे इंसिडेंट वेव, और इधर लिख देंगे बच्चों रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, अब इधर देखो, अगर पहला हमने लिखा एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड जो है दोनों केस में क्या होगा, सेम, इधर भी a तो इधर भी a। दूसरा हमने लिखा फ्रीक्वेंसी, तो इधर अगर हमने लिखा f या ओमेगा तो इधर भी हम लिखेंगे f या ओमेगा। तीसरा अगर हम लोग लिखेंगे बच्चों इस तरफ वेव वेलोसिटी, तो अगर वो लिखेंगे हम लोग v तो इधर भी लिखेंगे v। ठीक है ना, उसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, और बात है कि फेज जो होगा वो भी सेम रहेगा। देयर विल नॉट बी एनी फेज इन्वर्जन, किसी प्रकार का फेज इन्वर्जन नहीं होगा ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन के दौरान। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग कंडीशन नंबर 3 की। अभी देखो, इसके पहले आपने जो 2 कंडीशन देखा था, वहां पे फर्स्ट कंडीशन में आपका एंड जो था बिल्कुल फिक्स्ड था, दूसरे केस में एंड बिल्कुल फ्री था, फ्री टू मूव। और यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे तुम देख रहे हो कि यहां ना ये फिक्स्ड है ना पूरी तरीके से फ्री है, ये पार्शियली फिक्स्ड बोल सकते हो, आंशिक रूप से फिक्स्ड, या आंशिक रूप से कर सकते हो फ्री है। सिचुएशन क्या है इस बात को समझो। देखो यहां पे अभी मैं 2-3 टर्म भी यहां डिस्कस करूंगा। यहां पे देखो आपका ये ब्लैक कलर से एक स्ट्रिंग दिख रहा होगा, और ये स्ट्रिंग जो है थिकनेस में कम है ना, थिन स्ट्रिंग है, पतला स्ट्रिंग है। और ये जो दूसरी रस्सी है ये मोटी है, थिक रस्सी है। तो जो थिन रस्सी है, तो जैसा कि आप जानते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है √T/μ। तो अगर रस्सी पतली होगी तो निश्चित तौर पे आपका जो है वो लीनियर मास डेंसिटी कम होगा, और लीनियर मास डेंसिटी अगर कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो हम एक काम करते हैं, अगर इस मीडियम का नाम A रख दें और इसका नाम B रख दें, तो हम लोग 100% ये गारंटी दे सकते हैं कि VA ग्रेटर देन है VB। तो बच्चों वेव में एक टर्म होता है,
एक टर्म होता है जब दो मीडियम को कंपेयर करते हैं। ध्यान से सुनना, अगर मान लो दो मीडियम पास पास में हो, क्योंकि वेव तो मीडियम में मूव करेगा, तो उसमें से एक मीडियम को डेंसर मीडियम बोलते हैं और दूसरे को रेयरर। अब किसको डेंसर और किसको रेयरर, ये डेंसर या रेयरर जो है ये एक कंपेरेबल टर्म है ना, कंपेयर करने के लिए टर्म यूज करते हैं। तो जिस मीडियम में वेव की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिसमें वेव फास्टर मूव करेगा, वो होगा आपका रेयरर, और जिसमें वेव स्लोअर मूव करेगा वो होगा डेंसर। तो यहां आप देख सकते हो जो पतली रस्सी है उसमें वेव ज़्यादा तेज चलेगी तो वो रेयरर मीडियम हो गया, और जिसमें वेव जो है स्लो चलेगा क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो वेव यहां रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, और तब रिफ्लेक्शन होगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो जब इस प्रकार का कोई केस आ जाए बच्चों, तो इस केस में क्या होता है कि अब ये जंक्शन है, अब ये जंक्शन पे क्या होगा कि जैसे पहला दो कंडीशन में टकरा के वो वापस आ जाता था, मतलब उधर कोई वेव ट्रांसमिट नहीं होता था, लेकिन यहां पे क्या होगा कि वेव रिफ्लेक्ट भी होगा और उसका कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट भी हो जाएगा। तो इस केस में जो आपका शेप दिखेगा टकराने के बाद वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो अब आप जरा ध्यान देना, यहां पे आपको ये वेव जब यहां पे इंसिडेंट हुआ तो देखो मैंने दो वेव यहां से दो वेव शो किया है। एक वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया और दूसरा वेव जो है वो ट्रांसमिट हो गया। तो ये आपका जो है, जैसे ये हो गया इंसिडेंट वेव जो ऊपर में जा रहा है बच्चों, ये आपका हो गया इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव, और ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, और ये हो गया आपका ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव। तो ये आपका इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्टेड, एंड दिस इज ट्रांसमिटेड वेव। तो यहां पे तुम देख सकते हो कि इंसिडेंट वेव के दो हिस्से हो गए, एक रिफ्लेक्टेड और एक ट्रांसमिटेड। अब इन सब का कैरेक्टर देखो, तुम गौर कर रहे होगे कि रिफ्लेक्टेड वेव जो इस केस में आ रहा है ये फिर इन्वर्टेड हो गया। तो एक बात याद रखना कि अगर कोई वेव, रे नहीं वेव, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो रिफ्लेक्टेड जो वेव आएगा वो इन्वर्टेड शेप में आएगा, जैसा कि देख सकते हो, यानी पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा, जो कि हमारा फिक्स्ड वाले केस में हो रहा था। ठीक है ना, फिक्स्ड वाले केस में हो रहा था, यानी रेयरर से अगर डेंसर में जाएगा तो वो रिफ्लेक्ट होके जब आएगा तो वो इन्वर्टेड शेप का होगा, और जो आपका डेंसर में ट्रांसमिटेड वेव होगा, ट्रांसमिटेड वेव में कोई इन्वर्जन नहीं होगा, वो सेम शेप और साइज का वो चलता हुआ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सबकी फर्क में आ जाएंगी। जैसे कि देखो, अब तुम कह सकते हो बच्चों कि अगर मान लो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे A1 है ना, इसका एम्पलीट्यूड A1 है, A इंसिडेंट AI है, तो रिफ्लेक्टेड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में कोई भी ट्रांसमिट नहीं होता था, सारा का सारा वेव रिफ्लेक्ट होता था, या तो इन्वर्टेड या तो सीधा, यानी एनर्जी का कोई लॉस नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ये इंसिडेंट वेव से ही दो वेव बना है, तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड भी कम होगा। ठीक है, तो अभी इन पॉइंट्स को मैं भी लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लो YI का इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे AI, है ना, AI मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, और इक्वेशन हो गया साइन ओमेगा टी माइनस KX। क्लियर, क्योंकि ये जा रहा था ये आपका इस तरीके से। रिफ्लेक्टेड का इक्वेशन क्या होगा, YR, और यहां आप AR लिखोगे, देखो दोनों बराबर नहीं है। फिर क्या लिखोगे, साइन, फ्रीक्वेंसी तो वही रहनी है
लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो यहां लिखोगे प्लस के एक्स और प्लस पाई भी लिखोगे क्योंकि इन्वर्टेड शेप में आ रहा है। आ रही है बात समझ में? तो क्या फर्क हुआ, समझ में आया? ये तो पहले से भी हम लोग को पता था कि इन्वर्टेड केस में और अपोजिट डायरेक्शन केस में प्लस कर देना है, लेकिन एम्पलीट्यूड हम लोग पहले सेम किया करते थे, लेकिन अब एम्पलीट्यूड कम रखेंगे। और जहां तक रही बात ट्रांसमिटेड की, वाई टी, तो इसका भी एम्पलीट्यूड अलग ही होगा, तो ए टी लिख देंगे। फिर लिखेंगे साइन, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी। अगर एक वेव गया है तो एक ही वेव वापस भी आएगा और उसी का एक हिस्सा सामने जाएगा। तो वेव की फ्रीक्वेंसी चाहे आपका इंसिडेंट की, ट्रांसमिटेड की या रिफ्लेक्टेड की, सेम रहेगी। तो यहाँ तो फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा होता है तो ओमेगा तो वही रखेंगे। और ये डायरेक्शन आपका उधर ही है, मतलब कि पॉजिटिव एक्स में ही जा रहा है, तो माइनस ही लिखोगे। लेकिन अब के डैश कर दोगे, कहोगे के डैश क्यों करेंगे? तो देखो के जो है ये ओमेगा बाई वी होता है। के क्या होता है, ओमेगा बाई वी। लेकिन जब वेव इस मीडियम में आएगा तो वेव की वेलोसिटी बदल जाएगी, तो वेव की वेलोसिटी बदल जाएगी तो के की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो यहां लिख दोगे के डैश, ठीक है, इंटू एक्स। और लेकिन इसका फेज वही रहेगा क्योंकि ये सेम साइज में इन्वर्ट नहीं हुआ है, तो इसको ऐसे लिखोगे। क्या फर्क हुआ, समझ में आया? दो जगह फर्क आया। एक तो तुमने देखा एम्पलीट्यूड अलग हो गया और के डैश अलग कर दिए क्योंकि यहाँ वेव की स्पीड जो है ये दूसरे मीडियम की बात होने लगेगी तो वेव की स्पीड बदल जाएगी। तो इस तरीके से आप इन बातों को ध्यान में रखना, समझना कि क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर रेयरर से डेंसर में गया तो वेव का दो हिस्सा टूटेगा, रिफ्लेक्टेड वाला हिस्सा इन्वर्टेड फॉर्म में वापस आएगा, ट्रांसमिटेड वाला सेम डायरेक्शन मतलब सेम शेप में चला जाएगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड जहाँ तक बात रही, इसकी एनर्जी इन दोनों में बटेगी, इसलिए ए आर और ए टी यहाँ पे लिख दिया गया है। इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों देखो केस नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है इफ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। अगर ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है तब क्या होगा, इस बात को हम लोग जरा देखते हैं, ठीक है ना। ठीक उसका उल्टा, केस 3 का उल्टा। तो ये डेंसर मतलब थिक रस्सी है, इसमें वेव स्लो चलेगी, और ये रेयरर थिन रस्सी है जिसमें वेव फास्ट चलेगी। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन जो आपका वेव होगा, ठीक है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो वेव होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। सॉरी ये जो है आपका ऐसा दिखेगा। अभी मैं बना रहा हूं फिर से। देखो आपने क्या देखा, आपने देखा यहां पे कि ये मान लो इंसिडेंट वेव है, दिस इज इंसिडेंट वेव, ये इंसिडेंट वेव है, ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव, और ये आपका जो है ये ट्रांसमिटेड वेव है, ट्रांसमिटेड वेव। तो क्या फर्क है पिछले केस और इसमें? तो तुम देख सकते हो कि यहां पे जो वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है इसका शेप इन्वर्टेड नहीं हुआ है ना, ये इन्वर्टेड नहीं हुआ। हाँ ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड घट गया, एम्पलीट्यूड घटना भी चाहिए क्योंकि इसी की इंसिडेंट की एनर्जी का कुछ हिस्सा ट्रांसमिटेड वेव के फॉर्म में आगे जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो ट्रांसमिटेड का है उसका तो एज इट इज दोनों ही केस में ट्रांसमिटेड जो है वो इन्वर्ट नहीं होता है, वो सेम शेप में चला जाता है आगे। हाँ, रिफ्लेक्टेड के केस में अगर रेयरर से डेंसर होता तो इन्वर्ट हुआ और डेंसर से रेयरर हुआ तो इन्वर्ट नहीं हुआ। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो वाई आई इक्वल्स टू ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मान लो ये इंसिडेंट का हो गया, रिफ्लेक्टेड का हो जाएगा ए आर, और साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखेंगे, पाई नहीं लिखेंगे क्योंकि इन्वर्ट नहीं हुआ है। और ट्रांसमिटेड तो खैर एज इट इज रह गया, वो रह गया ए टी साइन ओमेगा टी, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी,
के डैश कर देना, क्योंकि वेव की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा दूसरे मीडियम में। तो ये आप लिख लो, फिर मैं इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूं। अब बच्चों यहां पे देखते हैं, यहां पे मैंने उन सारी चीज़ों को लिख दिया है। तो लिखा है कंडीशन 3 और 4 में एनर्जी ऑफ इंसिडेंट वेव विल बी डिवाइडेड इनटू रिफ्लेक्टेड वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव। जो आपका इंसिडेंट वेव की एनर्जी है वो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड में बटेगी। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव विल बी सेम। इन तीनों वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, पहले ये दोनों पॉइंट आप लिख लो, फिर उसके बाद नीचे वाला लिखते हैं हम लोग। लिख लिया आपने? चलो अब देखते हैं नीचे हमने क्या लिखा है। इफ ए वेव इंटर्स ए रीजन वेयर वेव वेलोसिटी इज स्मॉलर, अगर कोई वेव इंटर करता है ऐसे रीजन में जहां आपका वेलोसिटी वेव की क्या हो, कम हो, दैट इज डेंसर मीडियम से जाके टकरा जाए, तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो इन्वर्टेड होगा। इफ इट इंटर्स ए रीजन वेयर वेव वेलोसिटी इज लार्जर, तो वेव वेलोसिटी जहां लार्जर होती है उसको रेयर मीडियम से बोलते हैं। तो रेयर मीडियम से अगर ये टकराएगा तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो आपका इन्वर्टेड नहीं होगा। लिखा हुआ है रिफ्लेक्टेड वेव इज नॉट इन्वर्टेड। और ट्रांसमिटेड के बारे में लिख दिया हमने कि ट्रांसमिटेड वेव इज नेवर इन्वर्टेड, वो कभी इन्वर्ट नहीं होगा। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से लिख लो। तो बच्चों अब हम लोग एक स्पेशल टाइप का इंटरफेरेंस पढ़ेंगे और उस इंटरफेरेंस से एक बहुत ही स्पेशल वेव प्रोड्यूस होगा जिसका नाम होगा स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। देखो ये स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव दो वेव के इंटरफेरेंस से प्रोड्यूस होता है। आखिर वो दोनों जो वेव है, जो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करेंगे, वो आखिर किस प्रकार के वेव होंगे, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव में सबसे पहले हम लोग एक चीज लिखेंगे, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस तो अपने को पता है। इंटरफेरेंस क्या होता है? दो वेव के मिक्सिंग को, है ना। जब दो वेव सेम स्पेस में सेम टाइम पे एक ही पॉइंट पे अगर आके मिक्स होते हैं तो एक नया पैटर्न बनता है और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो इट इज स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इन विच टू waves are interfered which are moving in opposite डायरेक्शन। बच्चों यहां पे जो जिस दो वेव को आप मिक्स करोगे और जिससे आपकी स्टैंडिंग वेव बनेगी, वो दोनों ही वेव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। और क्या है, और आगे देखो इसमें क्या लिखेंगे, दे मस्ट हैव। अगर आपको परफेक्ट स्टैंडिंग वेव देखना है तो उन दोनों वेव की एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी ये सब सेम होनी चाहिए। ठीक है, बस जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, अपोजिट। और साथ ही साथ उनका फेज कांस्टेंट भी सेम होना चाहिए, या तो दोनों का फेज कांस्टेंट 0 ले लो। ठीक है, तो दे मस्ट हैव सेम। अब क्या क्या सेम होना चाहिए बच्चों, तो सेम एम्पलीट्यूड, उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसके साथ ही साथ 3। अब चूंकि सेम मीडियम में ही चल रहा होगा तो वेव स्पीड भी सेम होगा, तो वेव स्पीड।
अगर ये सभी कुछ सेम होगा तो एक परफेक्ट स्टैंडिंग वेव आपको दिखेगी। अब आपको एक चीज समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर जब ये वेव है तो वेव का तो मतलब होता है मोशन, मूव कर रहा होगा, तो आपने स्टेशनरी या स्टैंडिंग जो लिखा इसका क्या मतलब होगा, क्यों ये स्टैंडिंग या स्टेशनरी है, आखिर यहाँ पे क्या रुका हुआ होगा, क्या नहीं चल रहा होगा और क्या चल रहा होगा, इन सब चीजों को भी हम लोग देखेंगे। तो पहले आप इसको लिखिए, फिर मैं इसका इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। लिख लिया आपने? चलो अब देखो, अब हम लोग स्टैंडिंग वेव जो भी डिस्कस करेंगे वो हालांकि स्ट्रिंग वेव के लिए भी काम करेंगे, लेकिन इट इज इक्वली वैलिड फॉर साउंड वेव ऑल्सो। जो अभी आप स्ट्रिंग के वेव के केस में सीखोगे वही आप साउंड के वेव में भी आराम से उस फॉर्मूला को लगा सकते हो। अब जैसे देखो, अब कैसे है, मान लो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है और ये दो एंड हैं, इसके दो एंड्स हैं, इन दोनों जगह पे सोर्स लगा हुआ है, इधर भी सोर्स है इधर भी सोर्स है। मान लो इधर से इसने वेव जनरेट किया इस तरफ और इसने वेव जनरेट किया इस तरफ, यानी स्ट्रिंग के दोनों ही सिरे पे दो अलग अलग सोर्स हैं और ये दोनों ही वेव जनरेट कर रहे हैं, और ये दोनों वेव सेम स्ट्रिंग पे चलेंगे तो निश्चित तौर पे उनका इंटरफेरेंस होगा, और इस इंटरफेरेंस से मेरा कहना है बच्चों, इस इंटरफेरेंस से पैदा होगा वहां पे आपका स्टैंडिंग वेव। क्लियर? तो चलो देखते हैं। तो मान लो सोर्स 1 का जो इक्वेशन है y1 इक्वल्स टू a1 साइन ए रहने देते हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम लेना है तो ए ही रहने दो। y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, एक सिंपल इक्वेशन मान लिया हमने कि इसने भेजा a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ये आपका S1 सोर्स है। इसी तरीके से जो S2 सोर्स है इसने भी एक वेव भेजा, और इसने जो वेव भेजा बच्चों y2, दिस इज a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स। जैसा कि आप देख रहे हो कि बस फर्क है माइनस और प्लस का, और माइनस और प्लस का फर्क क्यों है, तो आप समझ ही रहे हो कि एक वेव नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है ऊपर वाला, और ये किधर जा रहा है नेगेटिव एक्स की तरफ। इसके अलावे बाकी सारी चीज़ें सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, और के तो खैर सेम है ही क्योंकि सेम मीडियम है तो वेव स्पीड भी सेम होगी, बस वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखते हैं रिजल्टेंट इक्वेशन क्या होगा। तो इंटरफेरेंस में तो यही सिखाया गया हम लोग को कि जो अगर आप किसी एक मीडियम में दो वेव को आप मिक्स करोगे तो एक रिजल्टेंट इक्वेशन मिलेगा, ये रिजल्टेंट वेव मिलेगा। तो अब ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले y1 के जगह हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बच्चों, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो इक्वेशन स्टैंडिंग वेव बनाएगा, जैसे कि ये साइन के फॉर्म में लिया है हमने, और भी कई आप तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि वेव के तो कई फॉर्म हो सकते हैं, मतलब वही हमने फेज कांस्टेंट दोनों का 0 लिया हुआ है, हो सकता है π/2 लिया होता तो ये कॉस के फॉर्म में होता, तो वहां से भी ये आपका स्टैंडिंग वेव बनाएगा, जो हम लोग सीखेंगे अभी कुछ देर बाद। तो एक एग्जाम्पल लेके अभी चल रहे हैं, या फिर अगर पाई का फेज डिफरेंस कर दोगे तो के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स प्लस ओमेगा टी, मतलब वेव फॉर्म कुछ भी हो, बस मेरा कहने का मतलब है दोनों का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट, एम्पलीट्यूड सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो वो स्टैंडिंग वेव आपका क्रिएट कर सकता है। तो एक एग्जाम्पल को लेके मैं पहले आपको समझा रहा हूँ। तो y1 के जगह देखो यहाँ लिखेंगे a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 की जगह लिखेंगे a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे a को हमने ले लिया कॉमन। अब देखो ये साइन a प्लस बी है, और ये साइन a माइनस बी है, और ये साइन a प्लस बी है। तो ट्रिगोनोमेट्री से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ फेजर डायग्राम हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि फेजर डायग्राम से आसानी होती है, जब वेव का डायरेक्शन सेम होता है तो वहाँ पे हम लोग एम्पलीट्यूड मान के सॉल्व कर लेते थे। हम लोग चाहें तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री से सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, तो उसी का यूज कर रहे हैं। तो देखो ये यहाँ पे आपका साइन a माइनस बी है ना, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बहुत आराम से, साइन a दैट इज ओमेगा टी
इंटू कॉस बी दैट इज कॉस एक्स, ठीक है, कॉस के एक्स। और ये बात समझ में, क्योंकि ओमेगा टी एंगल ए का रोल प्ले कर रहा है और ये एंगल बी का रोल प्ले कर रहा है, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, ठीक है, माइनस कॉस ए दैट इज कॉस ओमेगा टी इंटू साइन बी दैट इज साइन के एक्स। अब ऐसा करो कि a तो पूरे से ही कॉमन ले लो, a इसमें भी है, a इसमें भी है, और यहां पे इसको क्या लिखोगे, तो इसको लिखो आप, इसको यहां पे लिखोगे साइन a प्लस बी है, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स। अब देखो इसको सॉल्व करके समझ में आ रही है बात, क्या किया हमने a को कॉमन ले लिया और इसको भी पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर दिया, पूरा लिख दिया, इसको भी आपने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया पूरे को। अब देखते हैं यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, तो बच्चों माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स, अब प्लस ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी इंटू कॉस एक्स, यहाँ लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी इंटू कॉस एक्स, तो ऑटोमेटिकली साइन ओमेगा टी इंटू कॉस एक्स, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस एक्स, टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस एक्स। तो ये जो फाइनली हमारा निकल के आया y इक्वल्स टू 2a साइन ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स। इसको थोड़ा तरीके से लिखते हैं। अब ऐसे तरीका करने का मतलब क्या है मैं समझाऊंगा अभी आपको। तो 2 cos kx, 2 cos kx इंटू साइन ओमेगा टी, कुछ तरीका नहीं हुआ, बस इसको पीछे लिख दिया, उसको आगे कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया है अभी आपको समझाऊंगा, पहले आप इसको राइट डाउन करो। अब बच्चों देखो ये हमारा इक्वेशन निकल के जो आया y इक्वल टू 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आया, रिजल्टेंट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जरा गौर करना कि ये जो इक्वेशन निकल के आया है ये टिपिकल साइन वेव के इक्वेशन से, जो ट्रैवलिंग वेव अभी तक हम लोग देख रहे थे उससे ये डिफरेंट आया है। क्योंकि ट्रैवलिंग वेव में जो आपको मेन फंक्शन था, आप याद करो, ट्रैवलिंग वेव के लिए x और t का एक ही फंक्शन में होना जरूरी है। अब यहां देखो x और t दोनों क्या हो गए, सेपरेट, तो इसका मतलब है कि ये ट्रैवलिंग वेव तो नहीं है। क्योंकि ट्रैवलिंग वेव के लिए आपको हमने कहा था कि उसको इस इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा, है ना, t माइनस एक्स वाई वी प्लस माइनस। अब इसी को मॉडिफाई करके हम लोग ओमेगा टी माइनस के एक्स वगैरह लिखते थे, लेकिन ये यहाँ पे दोनों सेपरेट हो गया। तो एक बात तो क्लियर है कि दिस इज नॉट ए ट्रैवलिंग वेव। ये एक जो टिपिकल पल्स ट्रैवल करता है एक रोप में, एक स्ट्रिंग में या किसी भी मीडियम में जो वेव ट्रैवल करता है, ये ट्रैवलिंग वेव को शो नहीं कर रहा है। तो ये तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिस मस्ट नॉट बी इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ये किसी ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन नहीं है। तो बस यहां से तो एक बात तो हमने कैंसिल कर दिया कि ट्रैवलिंग वेव नहीं है। ठीक है, चलो अब सोचते हैं कि फिर आखिर ये कौन सा इक्वेशन है। कोई पूछेगा ट्रैवलिंग वेव क्यों नहीं है, तो बता देना आप कि यहां पे t और x जो है वो एक साथ एक ही फंक्शन में रिलेटेड नहीं है। ये दोनों क्या है, सेपरेट है, एक साथ ये रिलेटेड नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए ट्रैवलिंग वेव। सवाल है कि ये कौन सा इक्वेशन है। तो देखो थोड़ा याद करो, आप थोड़ा याद करो। हम लोग वेव मोशन से पहले क्या पढ़े, एसएचएम, और एसएचएम में हमने क्या देखा था कि एक सिंगल पार्टिकल आपका ऑसिलेट करता है। एक सिंगल पार्टिकल अगर एसएचएम परफॉर्म करता है, एक सिंगल पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा होता है, तो जो उसका इक्वेशन होता है बच्चों, तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। यही था ना इक्वेशन। ये हमारा एसएचएम का इक्वेशन हुआ करता था, जहां y उसका डिस्प्लेसमेंट है, हम लोग x भी लिखते थे, a एम्पलीट्यूड है और ये ओमेगा टी आपका
जो है वो टाइम के हिसाब से उसका पोजीशन चेंज होता था। आपको याद है ये टिपिकल एसएचएम का इक्वेशन है, ठीक है। इसमें आप कभी कभी फेज कांस्टेंट फाई ऐड करते थे किसी अलग केस के लिए। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, अगर इस फॉर्मेट में कुछ दिखे तो हम लोग समझ जाते थे कि ये एसएचएम कर रहा है। तो हालांकि जो ट्रैवलिंग वेव है इसमें भी पार्टिकल एसएचएम करता है, लेकिन वो जो एसएचएम का मोशन है वो सारे पार्टिकल्स कर रहे होते हैं और वो जो डिस्टर्बेंस है वो ट्रेवल कर रहा होता है। लेकिन एसएचएम में क्या होता है, प्योर एसएचएम में, कि वो पार्टिकल जो है एक ही पार्टिकल अपना एक फिक्स एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है। वेव में क्या होते थे कि ढेर सारे पार्टिकल्स है। तो कहोगे यहां पे क्या हो रहा है? बच्चों जरा गौर करना, यहां पे भी स्ट्रिंग, रस्सी तो वही है, तो रस्सी में ढेर सारे पार्टिकल्स है, वो सारे पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे होंगे, सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे होंगे और उनका एम्पलीट्यूड होगा ये देखो आगे का कॉफिशिएंट निकाल लो और बाकी ये रह गया आपका साइन ओमेगा टी। अब इससे मैच करवाओ, तो साइन ओमेगा टी तो ठीक है, साइन ओमेगा टी ये हो गया और आगे का जो भी कॉफिशिएंट है ये रोल प्ले करेगा एम्पलीट्यूड का। तो हम लोग कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी में ये जो आपका है ये रोल प्ले कर रहा है एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड का। आ रही है बात समझ में? तो अब इससे ये पता लग रहा है, कहोगे कि इसमें नई बात क्या हुई? इसमें नई बात हुई, हम लोग कह सकते हैं कि अगर ऐसा कोई इक्वेशन है तो उसमें स्ट्रिंग के सारे पार्टिकल जो है वो एसएचएम करेंगे। तो कहोगे ये तो ट्रैवलिंग वेव में भी हो रहा था, लेकिन ट्रैवलिंग वेव में क्या हो रहा था बच्चों कि सारे पार्टिकल वहां एसएचएम कर रहे थे, लेकिन हर पार्टिकल अपने से प्रीवियस वाले पार्टिकल के एसएचएम को ही रिपीट कर रहा था। यानी ट्रैवलिंग वेव में आप क्या देखते थे कि सारे पार्टिकल एसएचएम करते हैं, लेकिन वो एसएचएम की डिफरेंट अवस्थाओं में होते हैं और सभी का एम्पलीट्यूड भी सेम होता है। मान लो कोई अभी मीन पे है तो कभी ना कभी ये एक्सट्रीम पे जाएगा, है ना। सारे पार्टिकल्स जो है वो एसएचएम कर रहे होते हैं, सबका फेज जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन वो आइडेंटिकल एसएचएम को परफॉर्म करते हैं, सभी का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी ये सब सेम होता है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हर एक पार्टिकल में वही एसएचएम पास ऑन नहीं होगा, हर पार्टिकल का अपना अपना एसएचएम होगा, हर पार्टिकल इंडिपेंडेंटली यहां पे वाइब्रेट कर रहा होगा और सभी की एम्पलीट्यूड भी सेम नहीं होगी। कोई ये कैसे आप बोल सकते हैं? तो देखो यहां पे लिखा हुआ है 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। कहने का मतलब है कि एक अगर रस्सी लोगे, यहां पे एक स्ट्रिंग लोगे, तो एक स्ट्रिंग पे मान लो स्ट्रिंग को एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपने रखा, तो यहां पे मान लो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो इसका मतलब पार्टिकल p का x1 कोऑर्डिनेट है, q का x2 कोऑर्डिनेट है, r का x3 कोऑर्डिनेट है, तो अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग कोऑर्डिनेट है, तो यहां x की मान अलग अलग रखोगे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली cos kx का मान अलग अलग आएगा, तो सभी का एम्पलीट्यूड क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। ये सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे होंगे, लेकिन दे डोंट हैव सेम एम्पलीट्यूड, सबकी एम्पलीट्यूड क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। और ट्रैवलिंग वेव में क्या होती है कि सारे पार्टिकल सिर्फ फेज में अलग होते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद सबको मौका मिलता है एक्सट्रीम पे जाने का। यहां भी सारे पार्टिकल एक्सट्रीम पे या मीन पे आएंगे, लेकिन सबका एक्सट्रीम का वैल्यू अलग अलग होगा, क्योंकि यहां वेव पास ऑन नहीं हो रहा है, हर एक पार्टिकल इंडिपेंडेंट एसएचएम अपनी जगह पे कर रहा है। क्लियर है? और वो जो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। और फिलहाल जो ये इक्वेशन है ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे जो आगे का कॉफिशिएंट है वो उसका एम्पलीट्यूड बताएगा, और बाकी ये टाइम के रिस्पेक्ट में जिस तरीके से देख रहे हो तुम्हारा y यानी उसका पोजीशन तो वैरी करेगा। तो पहले इसको लिखो, इसको मत लिखना, और फिर मैं इन चीज़ों को थोड़ा ढंग से थ्योरेटिकली लिख देता हूँ, और फिर अभी इसी एग्जाम्पल को भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। ये थोड़ा टफ है ये, ठीक है, लिखो इसको पहले। अब बच्चों हमने यहाँ पे इस इक्वेशन के बारे में सब कुछ लिख दिया है
कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स स्टैंडिंग वेव। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग, जो पार्टिकल है स्ट्रिंग के, ठीक है, परफॉर्म्स एसएचएम, जो स्ट्रिंग के पार्टिकल है वो एसएचएम परफॉर्म करेंगे विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, और उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, अलग अलग होगा। और वो किसी पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन दियर पोजीशन ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पे वो कहाँ पे लोकेटेड है इस बात पे डिपेंड करेगा उनका ये एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहाँ एक्स देख ही रहे हो। इन दिस केस मोशन ऑफ वन पार्टिकल इज नॉट पास्ड टू एडजेसेंट पार्टिकल। जो ट्रैवलिंग वेव में होती है कि वही मोशन दूसरा रिपीट करता है, यहाँ ऐसी बात नहीं है। हर एक पार्टिकल का जो अपना मोशन होगा वो इंडिपेंडेंट एसएचएम होगा, सबकी अपनी अपनी एम्पलीट्यूड होगी और वो अपने हिसाब से एसएचएम कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है कि ऑल पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड एम्पलीट्यूड, सभी की एम्पलीट्यूड फिक्स्ड होती है, और एम्पलीट्यूड का जो मॉड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो मॉड ऑफ 2a cos kx। मॉड में इसलिए हमने डाल दिया क्योंकि cos की वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, चाहे -10 मीटर हो या +10 मीटर हो, ये तो डिफरेंट, +10 मीटर का मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा, -10 मीटर का मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे एम्पलीट्यूड का वो तो 10 ही होगा। इसलिए हमने यहाँ पे गार्ड लगा दिया, मॉड में डाल दिया, ताकि cos kx x पुट करने के बाद अगर cos नेगेटिव वैल्यू भी दे तो वी विल कंसीडर ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना। तो ये अलग बात है, बात समझ रहे हो ना। अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा एम्पलीट्यूड का तो मॉड में डाल के हम दिखाएंगे 2a cos kx। ये मॉड हमने किसकी वजह से लगा दिया है, cos kx की वजह से। ये मैग्नीट्यूड है, और एग्जैक्ट पोजीशन तो खैर प्लस माइनस हो ही सकता है कि +5 या -5, +10 या -10। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं।